हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 की क्लास होने वाली है। चैप्टर नंबर 7 राशियों की तुलना। तो पार्ट 1 में बेटा इसका ऑलरेडी करा चुकी हूँ, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नॉर्मल सरल सरल से क्वेश्चन हल करवा चुकी हूँ 8 तक। आज हम अपने 9 से क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्न नंबर 9 से। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है पूरा डिटेल में। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न 9 की तरफ। देखिए प्रश्न 9, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको पार्ट 1 में कि आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के ना छोड़ें, कम से कम उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें, तो वो प्रश्न आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे प्रश्न 9, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित, कर मतलब बेटा ब्याज, ठीक है, कर सहित 4,400 में खरीदा। वैट जोड़ने से पहले, वैट भी मतलब कर होता है, मतलब ब्याज, जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है बेटा? इसने कूलर कितने में खरीदा? इतने में। ये क्या है? ये आपका मिश्र धन है, मतलब ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन कैसे है? क्योंकि इसने टोटल मिलाया है, मतलब उसमें उसका ब्याज भी लगा हुआ है और प्लस जितने का कूलर था, मूलधन जितने का कूलर था वो भी है। ठीक है, तो दोनों को मिला के उस बेचारे ने ब्याज भी दिया और जितने का कूलर था वो भी दिया, तो उसने टोटल मिला के 4,400 रुपये दिए। अगर उस पर ब्याज नहीं लगाता वो, तो वो पूछ रहा है कि कूलर का मूल्य कितना था। अगर ब्याज नहीं होता 10% का, तो वो कूलर कितने का था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम हर चीज को मान के चलते हैं। तो मैंने मान लिया कूलर का मूल्य X रुपये है। ठीक है, अब उसने X पर जो कूलर का मूल्य था उसी पर तो बेटा 10% का ब्याज लगाया था, है ना। तो X का 10% कितना हो गया? X गुणा 10, परसेंटेज को हटाया तो 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा? X, नीचे क्या बचा? 10। मतलब कि कूलर का मूल्य था X और ब्याज उसने कितना लगाया? X बटे 10, तब जाके कितने का आया कूलर? 4,400 का। तो मतलब कूलर का मूल्य और फिर उसने ब्याज भी लगा दिया उस पे, उसके बाद कूलर कितने का था? 4,400 का। हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर सहित मूल्य कितना था? 4,400। तो ये तो हमारे कूलर का मूल्य, और उसने फिर बेचारे ने ब्याज भी दिया जोड़ के, तब जाके इतने का कूलर आया था। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आया? 10, ऊपर आ गया 10x प्लस x बराबर 4,400। 10 और 1 11x, इस 10 को इधर ले गए, गुणा कर दी 4,400 में, तो ये क्या हो गया? 44,000। और 11x इधर गुणा में है बेटा, तो नीचे जाके भाग में हो गया दूसरी साइड, तो 11 का 44,000 में भाग कर दिया तो क्या आया? 4,000। मतलब कूलर का मूल्य पहले कितना था? 4,000 का था। ठीक है, कूलर का मूल्य कितना था पहले? 4,000। फिर उसने 4,000 पे ब्याज लगा दिया बेचारे को 10%, तब जाके वो कूलर उसने 4,400 का दिया था। ठीक है, आ गया सबको समझ में? कितना सरल क्वेश्चन था। चलिए प्रश्न 10 पर चलते हैं। ज्योति ने, ये तो मेरा ही नाम आ गया, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इसने बोला है कि ज्योति ने एक वस्तु, मान लो कोई वस्तु मान लो, जैसे कि क्या माने, मान लो कुर्सी मान लो। मैंने एक कुर्सी कितने की खरीदी? 3,155 की खरीदी। ठीक है, कैसे खरीदी? कर सहित खरीदी है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। तो ब्याज सहित खरीदी, मैंने ब्याज कितना दिया था उसको? 4.5%, इतना ब्याज दिया था मैंने उसको। ठीक है, तो अगर मैं ब्याज ना देती उसको तो वो कुर्सी मुझे कितने की मिल जाती, ये पूछ रहा है। तो वही हम मान लेते हैं, वस्तु का मूल्य X मान लिया मैंने, उस वस्तु पर मैंने उसे कितना ब्याज दिया था बेटा? 4.5% का। ठीक है, तो 4.5 बटे 100, अब पॉइंट हटाया मैंने तो 1 0 और आ गई नीचे, तो इसलिए ये ऐसे हो गया 45 बटे 1,000। ठीक है, अब मैंने इसे काट दिया 5 से 9 बार,
और इसे काट दिया 5 से मैंने 200 बार। तो क्या आ गया, ऊपर क्या बचा 9x और नीचे क्या बचा 200। मतलब कि मैंने कुर्सी कितने की खरीदी, मान लो कुर्सी का मूल्य था x रुपये, उस पर मैंने ब्याज कितना दिया 9x/200, तब जाके वो कुर्सी मुझे 3155 रुपये की मिली। तो इस क्वेश्चन में भी हमने वही करना है। तो कुर्सी कितने की मानी मैंने, x रुपये की, और मैंने उस पर ब्याज उसको दिया 9x/200 रुपये, तब जाके उसने वो कुर्सी मुझे 3155 की दी। ठीक है, अब इसके नीचे एक लिख लें, दोनों का एलसीएम ले लें, 200 का और एक का एलसीएम आ गया 200, ऊपर आ गया 200x और प्लस 9x बराबर 3155। इस 200 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो गुणा में हो जाएगा 200 और 9, कितना हो गया 209x। 200 और 9 को जोड़ दो, 209 हो गया, और इसकी गुणा कर दी, इधर चला गया तो इन दोनों की गुणा करने पे क्या आया 6,31,000। ठीक है, और बटे में क्या आ गया 209, क्योंकि हमें तो सिर्फ x ही चाहिए, ये नीचे पहुंच गया। ठीक है, 209 का 6,31,000 में भाग किया तो भाग आया आपका 3019.13, समथिंग 3000 मान सकते हैं आप। तो बेटा जो वस्तु थी, जो मैंने कुर्सी खरीदी, वो समथिंग मान लो 3000 की थी, तब जाके उसने वो मुझे 3155 की दी ब्याज लगा के। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम थे, 9वां और 10वां। चलिए तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। अब यहां से थोड़े प्रश्न आपके फॉर्मूले वाले हैं। तो प्रश्न 11 देखते हैं। 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है तो देखिए ये क्या दिया है आपको, दो क्या है समय n या t, परसेंटेज वार्षिक दर, दर क्या होती है रेट, RATE रेट R। ठीक है, ये क्या दिया है आपको 10,000 का, 10,000 मतलब मूलधन, ये क्या दिया है आपको 10,000 पर ब्याज दिया है। ठीक है, ये क्या है मूलधन P प्रिंसिपल, और हमसे क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते हैं हम इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI बराबर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P। A मतलब मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन हमें मूलधन दिया है लेकिन मिश्र धन तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे मिश्र धन सबसे पहले। तो हम लिख लेते हैं मूलधन क्या दिया है P बराबर 10,000, समय N बराबर 2 और दर R बराबर 5। अब हम सभी जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, लेकिन हमारे पास मूलधन है लेकिन मिश्रधन नहीं है, तो मैं पहले मिश्रधन निकाल लूं। और मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब A। तो A बराबर फॉर्मूला होता है आपका P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबको पता है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें A चाहिए, P की जगह क्या रखेंगे 10,000, 1 + R की जगह 5 बटे में 100 की घात 2। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लें। ठीक है, 10,000 का 10,000 आ गया, 100 एकम 100 और 5 105 बटे 100 की घात 2। हमने इसको काट दिया 105 और 100 को, 5 से 21 बार कट गया और 100 5 से 20 बार कट गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 21/20 की घात 2। अब 21/20 की घात 2 है, मतलब 21/20 को 2 बार लिखना है, तो 21/20 गुणा 21/20। यहाँ हमने 0 से ये 0 0 काट दी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे किया, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद A बराबर क्या आया हमारे पास, देखो ये 2 है, तो हम 2 से यहाँ पे 100 को काट सकते हैं 50 बार, और ये 2 से हमने काट दिया इसको 25 बार। ठीक है, तो ऊपर नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे तो सब काटा पीटी हो गई। ठीक है, मैं आपको और एक बार काट के बता देती हूँ, यहाँ पे किसी को अगर समझ में ना आया हो तो, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद मैंने 2 से 100 को काटा, 2 पंजे 10, 0 का 0 मतलब 50 बार। फिर 2 से मैंने 50 को काटा तो ये कट गया 25 बार। ठीक है, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 25 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, तो A बराबर 25 गुणा 21 गुणा 21, तो A बराबर क्या आ गया 11,025। ठीक है, तो अब A भी आ गया
और पी हमारे पास है ही 10,000। तो हमने निकाल लिया CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन माइनस मूलधन, A माइनस P। तो ए क्या है हमारा, मिश्रधन क्या है 1125 मैंने अभी भी निकाला, और मूलधन क्या था मेरा 10,000। अब 11,025 में से 10,000 घटा दिए तो क्या आया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 1,025 रुपये। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी, ज़्यादा क्या करना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था जिसका फॉर्मूला था मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन दिया था, मिश्रधन नहीं दिया था, तो हमने इस फॉर्मूले से मिश्रधन निकाल लिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 पर चलते हैं। एक कार कितने में खरीदी गई है ये, 1 2 3 4 5, तो 1,05,000, एक कार 5 लाख में खरीदी गई। मैंने एक कार खरीदी 5 लाख में। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का मूल्य हो गया 1 वर्ष बाद कार का मूल्य। तो 1 साल बाद क्या हुआ बेटा, इस कार्य में इसमें इस कार में कमी हो गई रुपए में, कितने परसेंटेज की दर से, 8% की दर से। मतलब मैंने एक कार 5 लाख की खरीदी थी, लेकिन 1 साल बाद इस कार में कमी आ गई कितनी, 8% की, मतलब और सस्ती आने लगी 1 साल बाद, तो मुझे तो घाटा हो गया। तो कार का मूल्य पूछ रहा है कि 1 साल बाद कितना हो गया। ठीक है, तो कितना सिंपल है, कार का मूल्य कितना है 5 लाख रुपए। ठीक है, कितनी कमी हो गई 5 लाख में, 5 लाख में 8% की कमी हो गई, तो 5 लाख में 8% की कमी हो गई, तो 5 लाख गुणा 8, और परसेंटेज को हटा के आ गया नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, अब ऊपर क्या बचा 5,000 गुणा 8, और 5,000 की 8 में गुणा करी तो क्या आया 40,000 रुपये। मतलब कितनी कमी हो गई, पहले वो गाड़ी आ रही थी 5 लाख की आ रही थी, ठीक है, उसमें कमी हो गई 40,000 की, मतलब 40,000 रुपये कम हो गए। तो अब वो गाड़ी कितने की आ रही है, तो 1 वर्ष बाद कार का मूल्य घटा दो कितने की आ रही है, अब वो आ रही है कार 4,60,000 की। ठीक है, पहले वो 5 लाख की आ रही थी, लेकिन उसमें 8% की कमी कर दी, और 5 लाख का 8% हमने कितना निकाला 40,000, और 40,000 घटाया, तो अब वो कार आ रही है 4,60,000 की। तो उस बेचारे को तो 40,000 का घाटा हो गया, है ना। चलिए, तो प्रश्न 12 हो गया होगा सबका। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है, 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये तो आपको मूलधन दिया है P, या आपको परसेंटेज में दिया है, दर दी है R, और ये टाइम दिया है T या N, आप जो भी माने। अब ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, और दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे, तो पता चल जाएगा हमें कितना अंतर है दोनों में। ठीक है, तो निकाल लें। तो चक्रवृद्धि ब्याज बेटा हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन मतलब ए में से क्या घटाना है P, मतलब मूलधन घटाना है। तो अब देखो P तो इसने दिया है मूलधन, इसने फिर से मिश्रधन नहीं दिया आपको, तो पहले मिश्रधन ही निकाल लो। मिश्रधन कैसे निकालते हैं आप, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ऐसे तो निकालते हैं। P 100 है, R आपको ये 12 दे रखा है, और n आपको 5 दे रखा है, तो निकाल लो। मूलधन, दर और समय दे रखा है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला रख के A बराबर 1 + R/100। ठीक है, तो P कितना दिया है 45,000, R क्या दिया है 12 बटे 100 की घात 5। अब 100 एकम 100, 100 में 12 जोड़े तो 112 बटे 100। अब मैंने 100 का भाग 112 में दिया तो आ गया 1.12। अब 1.12 की घात 5, मतलब 1.12 को मुझे 5 बार लिखना है। ठीक है, तो 5 बार लिखने के बाद इसकी गुणा पॉइंट में आ रही थी। ठीक है, तो गुणा करके क्या आ रहा था, गुणा करके आया 1.76, बहुत लंबी कहानी आ रही थी। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, दशमलव के बाद की 2 ही संख्याएं लिखते हैं बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते। तो 45,000 में 1.76 की गुणा करके आया हमारा, ये आंसर आ गया। मतलब लगभग हमारा आया
अब पॉइंट में ही अगर हम दशमलव में ही लिखते रहेंगे तो फिर हमारा आंसर पॉइंट में ही आता रहेगा, दशमलव में ही। इसलिए मैंने क्या कर लिया, 89,305 को मैंने लिख लिया 89,300। लगभग इतना मूलधन आ रहा है हमारा, लगभग। ठीक है, अब हमारा मिश्रधन आ गया। अब मिश्रधन के बाद हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन चाहिए, जो हमने निकाल लिया, और उसमें से मूलधन को घटाना है। तो ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन में से मूलधन घटाया, कितना आया, 34,300। तो ये तो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल। लेकिन अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल मतलब मिश्रधन, R मतलब दर, और T मतलब टाइम। तो आपको तीनों चीज दे रखी है। P क्या दे रखा है, मूलधन क्या दिया है 45,000, समय क्या दर क्या दे रखी है 12, और समय क्या दिया है 5, और बटे 100। ये 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 450 गुणा 12 गुणा 5, तीनों की गुणा करके आया 27,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आया 343, और साधारण ब्याज आया 27,000। दोनों का अंतर पूछा है, घटा दो एक दूसरे में से दोनों को। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिया, आगे हमारा 7,300 रुपये। ठीक है, यही पूछा था। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या कर दिया। देखो, हमसे पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें मूलधन चाहिए, मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन निकाल लिया हमने यहाँ पे। अब मिश्रधन में से मूलधन घटाया तो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, तो साधारण ब्याज आ गया हमारा 27,000, और दोनों में से घटा दिया तो अंतर पता चल गया, दोनों का अंतर कितना था। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई, तो वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी थी। इस बार बेटा इसने उल्टा किया है। कैसे, देखो, इसने क्या बोला है कि 2022 के अंत में, ये 2022 है और ये 2005 है। ठीक है, इसने क्या कहा कि 2022 में जनसंख्या कितनी है, 64,000 है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 2005 में जनसंख्या कितनी थी। अगर जनसंख्या 2% वार्षिक दर बढ़ रही है, मतलब हर साल 2% बढ़ रही है, तो टोटल जनसंख्या दी है इस बार, मतलब ये मिश्रधन है आपका ये ए है। और हमसे पूछा क्या, पहले की जनसंख्या, मतलब पी पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो बेटा कितने साल हो गए, 2005 से 2022 तक, 17 साल बाद की पूछ रहा है, 17 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, मतलब मिश्रधन कितना है, 64,000। दर कितनी दी है, 2%, और बेटा समय हमने निकाल लिया, 2005 से 2022 कितना हो गया, 17 वर्ष हो गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है 2005 की जनसंख्या, मतलब पहले की जनसंख्या। तो हमें पी चाहिए, और ए हमें दिया है, आर भी दिया है और टी भी दिया है, सब दिया है। तो वही मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। आर भी है, एन भी है, ए भी है, पी निकालना है। ठीक है, तो ये रहा वो फॉर्मूला आपका, बस सॉल्व करना है। ए बराबर 64,000, पी का पी, और 1 + आर बराबर क्या दिया 2, और एन बराबर कितना दिया घात 17। अब 100 की 1 में गुणा की 100 एकम 100, और 2 102 बटे 100। ठीक है, ये बराबर में चल ही रहा है। 100 का भाग 102 में दिया तो 1.02 की घात 17। अब 1.02 गुणा 1.02 17 बार लिखना है, तो ऐसे कहाँ तक लिखोगे। तो इसका बेटा एक इजी तरीका होता है, जब ऐसे फालतू संख्याएं दी हो तो हम उसको लगभग में मान लेते हैं। तो देखो, एक की आप 17 बार गुणा करोगे तो भी एक ही आना है। ठीक है, पॉइंट। अब 0 को छोड़ो, फिर 2 दिया है तो 17 दूनी 34, तो हम 1.34 इसको लगभग मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कहाँ तक गुणा करोगे आप 17 बार तक। ठीक है, तो हमारा 64,000 बराबर P गुणा 1.34 आ गया। अब हमें चाहिए P, तो 134 64,000 के नीचे आ जाएगा, ये आ गया, पॉइंट हटाया, यहाँ 2 जीरो और बढ़ गई ऊपर, ये रही, और 134 का
इसमें हमने भाग दिया तो हमारा आंसर आया लगभग 47,761। ठीक है, बस सरल प्रश्न था, कुछ भी नहीं करना था। देखो, ठीक है, जनसंख्या दी थी 2022 की और 2005 की पूछी थी। पहले की पूछे तो मतलब समझ जाओ कि मूलधन निकालना है, और बाद का पूछे तो समझ जाओ कि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, और निकलेगा इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद कर लो बस, A बराबर P 1 + R/100। इसी प्रकार से आपका 15वां क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या कहा है, उसमें बाद का जनसंख्या निकालनी है। जैसे कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, मतलब हर घंटे 5% बढ़ जाती है। किसकी? बैक्टीरिया की दर। यदि प्रयोग के शुरू में, देखो शुरू में क्या दे रखी है बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000, और 2 घंटे बाद की पूछ रहा है, तो बाद की पूछ रहा है तो ए निकालना है, और पहले का दिया है पी, ये आर हो गया हमारा दर, और समय ये दे दिया 2 घंटे। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, ए बराबर, ये रहा देखो, मूलधन दिया है, दर दी है और समय दिया है, मिश्र धन निकालना है, निकाल दो। तो मिश्र धन ए बराबर P 1 + R/100, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। P दिया है आपको, R आपने लिख लिया 5/100, 100 की 100 एकम 100 और 5 105/100। ठीक है, 105 और 100 को मैंने काट लिया 5 से, ये 21 बार और नीचे 20 बार, तो 21/20 आ गया। अब हम इसको 2 बार लिख लें 21/20 को, क्योंकि घात 2 दी है, तो 21/20 गुणा 21/20। अब एक एक जीरो से हमने एक एक जीरो काट दी, तो ऊपर क्या बचा 5060 गुणा और 21 गुणा 21, 21 की 21 में गुणा कर दी मैंने, क्या आया 441/4। अब मैंने 4 से इसे 5060 को काट दिया, तो कितना आया 1265 गुणा 441, और दोनों की गुणा कर दी तो आ गया हमारा 5,57,865। ठीक है, तो बैक्टीरिया की संख्या कितनी बढ़ गई 5,57,865। पहले कितनी थी 5,06,000, और 2 घंटे में बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें, ये वाला, ये वाला, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 15 भी आपका हो गया है। आई होप आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको अगर कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।